दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 21, जिसमें हम कुल 40 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गायत्री छंद। दोस्तों ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री छंद है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो उत्तर है दोस्तों पकी ईंट से बनी इमारत। दोस्तों पकी ईंट से बनी इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता था, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो उत्तर है जैन मत। दोस्तों भारत की धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी संप्रदाय जो है ये जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। इसमें ये मान्यता है कि ईश्वर निराकार है। ये लोग मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे और इस संप्रदाय की स्थापना लव जी नामक व्यापारी ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर है जौनपुर। दोस्तों जौनपुर शहर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था और इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। एक प्रश्न और बनता है कि 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उत्तर है पामर्स्टन। पामर्स्टन जो है 1857 के प्रथम विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी, आपको बताना है। दोस्तों हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है और आप जानते हैं कि सरकार ने 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया था और इसमें इस आयोग द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था। वैसे तो ये आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जो है सुझाव देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें महिलाओं की शिक्षा पर भी काफ़ी बल दिए जाने का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था। तो सही उत्तर है कि जो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। दोस्तों कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों 1940 से जो 1940 में अधिवेशन हुआ था 53वां अधिवेशन, रामगढ़ से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे
भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और 1941 से 45 ईस्वी के मध्य कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, लेकिन नवंबर 1946 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 23 नवंबर 1946 को 54वें अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों कृपलानी ही अध्यक्ष थे, लेकिन नवंबर 1946 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन 1947 के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतर भ्रंश और सागर नितल प्रसरण। तो इसमें से आपको बताना है कि प्लेट टेक्टोनिक से कौन संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर है ध्रुवों का भ्रमण। ऑप्शन बी प्लेट टेक्टोनिक्स में जो है सम्मिलित नहीं है, जबकि इसके अंतर्गत कॉन्टिनेंटल फ्लो, रूपांतर भ्रंश और सागर नितल प्रसरण जो है प्रसरण महाद्वीपीय विवर्तन सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन देखिए, सतलज, रावी, चेनाब या ब्यास। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सतलज। सतलज का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से ये नदी निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर मरुभूमि यानी मरुस्थल होने की संभावना कहाँ पर अधिक रहती है? तो उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों 23 डिग्री अक्षांश के आसपास मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास ज़्यादा होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं अयनवर्ती क्षेत्रों में उतरती है, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए मौसम साफ रहने से और वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अराकान एवं पेगुयोमा कहाँ स्थित है? अराकान और पेगुयोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके म्यांमार, नेपाल, भूटान या चीन। तो सही उत्तर है अराकान और पेंगुयोमा पर्वत म्यांमार में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अराकान योमा और पेगुयोमा ये आपके म्यांमार में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ पर देखते हैं? तो देखिए, केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूएसए में देखिए, और भारत और यूएसए दोनों में। तो सही उत्तर है न्यायिक पुनरावलोकन जो है व्यवस्था ये भारत और यूएसए दोनों में दिखाई देती है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू इसके अंतर्गत न्यायालयों को ये शक्ति है कि जिसके द्वारा वो विधानमंडल के बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हों तो उनको असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस अनुच्छेद की प्रक्रिया के अंतर्गत? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के आधार पर, अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर, अनुच्छेद 70 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर, या अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, इसके अलावा जो अन्य अनुच्छेद हैं जान लेते हैं। संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, और देखिए अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के संबंध में प्रावधान है, और अनुच्छेद 70 किसी आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर भारत में किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों 3 वर्ष।
देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। राष्ट्रपति शासन, दोस्तों राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 दाखिल किया गया और ये विधि बनाया गया कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन करना असंभव है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का जो स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अंडर आर्टिकल 352। तो अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है और वहीं आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन कर सकता है, लेकिन किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं किया जा सकता है। केवल अनुच्छेद 19 का जो है स्थगन किया जा सकता है, 20 और 21 का नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 था, ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और इस कारण इस तिथि को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आय का वितरण किससे मापा जाता है? तो उत्तर है आय का वितरण लारेंज वक्र से मापा जाता है। देखिए, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शित करने वाला वक्र लारेंज वक्र कहलाता है और इसमें होता ये है कि किसी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत वितरण को संचयी रूप में शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रखकर ये ज्ञात किया जा सकता है कि 50% या 60% परिवारों को आय का कितना भाग मिल रहा है या 5% या 10% धनी लोगों को कुल आय का कितना भाग मिल रहा है। तो आय का वितरण दोस्तों ये लारेंज वक्र से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में रुपए में धन जुटा सकती हैं, क्या कहलाता है? आपको बताना है कि वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं। तो सही उत्तर है, इसको दोस्तों कहा जाता है, देखिए, मसाला बांड। मसाला बांड ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय कंपनियां विदेशों से पूंजी जुटाने के लिए कई तरह के साधनों की अनुमति भारत सरकार से और रिजर्व बैंक से मिली हुई है। उन्हीं साधनों में एक मसाला बांड है और कंपनियां विदेशों में मसाला बांड बेचकर ज़रूरत की पूंजी जुटाती हैं और ये बांड विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध भी किए जाते हैं। 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मसाला बांड बेचने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो सही उत्तर है बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां न तो आयात होता है और ना ही निर्यात, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां न तो आयात हो यानी वस्तुओं और सेवाओं आदि का आयात निर्यात न हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर है। दोस्तों, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, मैनोमीटर से द्रव का दाब मापा जाता है और हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। तो वायुमंडलीय दबाव को नापने का यंत्र बैरोमीटर है। अगला प्रश्न बहुत आसान सा है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कही जाती है? तो याद रखिएगा ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड।
सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ये लाफिंग गैस कहा जाता है और गंभीर अवसाद के शिकार व्यक्तियों के इलाज में नाइट्रस ऑक्साइड गैस लाफिंग गैस कहलाता है और इसे निश्चेतक गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान में विनियमन प्रणाली के अन्य भागों जैसे रोमकूपों, पसीने की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है प्लीहा, लीवर, वृक्क या पित्ताशय। तो सही उत्तर क्या है? लीवर। दोस्तों मनुष्य में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है और आर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। इस चक्र में 3 अमीनो अम्ल का उपयोग होता है, आर्निथिन, सिटुलिन और आर्जिनिन। ये मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी पदछाप जिसको कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, इसके मापन की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी पदछाप क्या है पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ये पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। तो ऑप्शन ए पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है दोस्तों। अगला प्रश्न है सामान्य अंक गणित से है कि 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या हो जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। औसत जो होता है वो पदों का योग और उसके पदों के योग में पदों की संख्या का अनुपात होता है। जब पदों का योग 60 है तो देखिए नया औसत यदि जो है प्रत्येक संख्या को 12 से जब गुणा कर देंगे तो औसत भी 12 से गुणा हो जाएगा यानी औसत 72 हो जाएगा। तो पहले जो औसत 6 था यदि उनको 12 से गुणा कर दिया जाए तो वो औसत 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया? तो देखिए पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि मोबाइल का क्रय मूल्य 100 रुपये है। दोनों विक्रेताओं का कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 45% लाभ तो 145 रुपया हो जाएगा। पहले विक्रेता का विक्रय मूल्य 25% लाभ पर तो 125 हो जाएगा। तो इसमें दूसरे विक्रेता के जो है प्राप्त लाभ क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 145 माइनस 125 बटे 125 गुणे 100। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर 145 में से 125 गया 20 बटे 125 इंटू 100 तो इसका सही उत्तर आपका 16% आ जाएगा। अगला प्रश्न भी सामान्य गणित से है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4200 और 6 वर्ष में 6000 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? तो माना मूलधन P है तो 3 वर्ष का ब्याज P प्लस 3 वर्ष का ब्याज 4200, P प्लस 6 वर्ष का ब्याज बराबर 6000। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे जब तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर 1800 और 1 वर्ष का ब्याज 600 आ जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 25%। तो ब्याज की दर आपकी 25% हो जाएगी। अगला प्रश्न है यदि प्रीति 30 किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये चाल और समय का जो है इस पे फार्मूला आप सेट करेंगे। प्रीति की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो देखिए मीटर की दूरी में जब आप करना है तो पहले तो चाल को आप मीटर में बनाएंगे, 30 गुणे 5/18 आप कर देंगे तो ये मीटर में उसकी चाल हो जाएगी। तो 150/18 तो सही उत्तर हो जाएगा इसका देखिए 25/3 मीटर प्रति सेकेंड।
तो आप बता लीजिए कि जब 25/3 मीटर प्रति सेकेंड उसकी चाल है तो दूरी 500 मीटर है। तो 500 मीटर को तय करने में 500/25/3, देखिए 500/25/3 आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणे 3/25। 25 में भाग देंगे, 500 से 500 में 25 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 तियाँ 60, तो 60 सेकेंड ये हो जाएगा दोस्तों। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे 1 मिनट लगेगा। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से जुड़ी एक गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। ये मानवीय मूल्यों और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कार्य करती है। इसने भारत में अपने कार्य पर रोक लगाई है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करेंट अफेयर से ही, हाल में किसे फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII इसका नया अध्यक्ष नामित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, हाल में ही फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष दोस्तों शेखर कपूर को नामित किया गया है। दोस्तों, फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसके डायरेक्टर भूपेंद्र कैथोला IAS हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया है? तो सही उत्तर है, ये है दुर्गापुर। दुर्गापुर में CSIR के केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर में स्थापित किया है और इस वृक्ष की क्षमता 11.5 किलोवाट से ज़्यादा है, जिसकी मदद से प्रतिवर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। तो उत्तर है दुर्गापुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया था? तो सही उत्तर है, 2020 के नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के लिए 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज का चयन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, करेंट अफेयर से ही है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें विश्व का कौन से देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क जो है इसको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 168वां है। तो याद रखिएगा, टॉप पर डेनमार्क है और भारत 168वें स्थान पर है। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से है। देखिए, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो सही उत्तर है आल्हा दोस्तों बुंदेलखंड का लोकप्रिय संगीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो विकल्प में महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो ये जो नदियां हैं इनमें सबसे अधिक या सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र सोन नदी का है। देखिए, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषकुंड नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो ऑप्शन है इनमें सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र सोन नदी का है। अगला प्रश्न है, जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे ही राष्ट्रपति किसके लिए है? ऑप्शन है सीनेट, प्रजातंत्र, गणराज्य या संसद। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजा जैसे किसी राज्य के लिए होता है वैसे राष्ट्रपति किसी गणराज्य यानी रिपब्लिक के लिए होता है। राजा राज्य के लिए है, राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। अगला प्रश्न रीजनिंग से ही, सामान्य रीजनिंग से दोस्तों एक क्रम दिया गया है, संख्याओं का क्रम, और इसमें से आपको मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या ज्ञात करना है।
क्रम है 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9। तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग में से 5 गया तो 9 में से 5, देखिए 3 पहले तो 3 है, 3 5, 5 19 और 7 41, ये जो क्रम है आपका देखिए 3 5, 5 19, 7 41। तो यहाँ पर देखिए 3 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब देखिए 3 का वर्ग में से 5 गया तो 9 हो रहा है और 9 में से 5 गया तो 4। 5 के वर्ग यानी 25 में से 19 गया तो 6 हो जा रहा है। और देखिए 7 का वर्ग, 7 के वर्ग में से 49 में से 41 गया तो 8 हो जा रहा है। तो 4 6 8 यहाँ बच रहा है। तो इसी प्रकार जब आप 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 10 आ जाए। तो 81 में से जब आप 71 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 71 हो जाएगा मिसिंग नंबर। अगला प्रश्न है, ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है, जी ए का पति है, तो जी डी का क्या लगता है। जब आप इसको ग्राफ से निरूपण करेंगे तो जी जो है डी का पिता होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न भी रिलेशन से संबंधित है। देखिए एक पुरुष से ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो यह पुरुष उस महिला का क्या लगता है। तो सही उत्तर दोस्तों, जब पुरुष कह रहा है कि इसकी माँ यानी किसी लड़की की माँ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो ये पुरुष उस लड़की का पिता होगा, क्योंकि वो लड़की उसकी खुद की पुत्री होगी, क्योंकि उसकी माँ यानी उसकी पत्नी उसके सास की इकलौती पुत्री है, तो उसकी सास की पुत्री यानी उसकी पत्नी और उसकी माँ उस पुरुष की पत्नी होगी। तो जो लड़की है उसका पिता हो जाएगा वो पुरुष। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। ये वीडियो आपके आगामी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।